अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, आज हम हमारा नया एक सबक स्टार्ट कर रहे हैं। सबक नंबर 22, कीमियाई रब्त दही और इश्तराक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने जो पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या नाम बोला था उसका? न्यूरल न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या पढ़ा था हमने? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पर कीमियाई रब्त-ए-दही और इश्तराक। इंटीग्रेट करना मतलब मुश्तरिक करना, इश्तराक करना, शामिल करना, सबको एक दूसरे के साथ जोड़ना। ठीक है ना? हमारा ये जो चैप्टर है ये एनिमल फिजियोलॉजी और स्पेशली ह्यूमन की केस में 11वीं का आखिरी सबक है। 11वीं जमात का आखिरी सबक है और एनिमल फिजियोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं उसका ये आखिरी पार्ट है। अब जब 12th में आप जाएंगे तो 12th में इसका एक लिंक जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर आपने इसके साथ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया तो इंसानों से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड पूरा कंप्लीट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया, यानी सारे सबक आपके कंप्लीट हो गए। और नीट एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह चैप्टर जब भी हमारा खत्म होगा तब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि आप डाइजेशन से लेकर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक सारे चैप्टर, भले ही एक दिन में क्यों रीड करना नहीं होते, आप करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है ना? अब हम यहाँ बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि अगर जब हमने लास्ट टाइम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था तो हमने दो बातें पढ़ी थी। क्या? कि हमारे जिस्म के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, जो रब्त दही का काम है, कौन सा वाला काम? रब्त दही, एक दूसरे से जोड़ने का काम। तो ये जो काम है हमारे जिस्म के अंदर दो तरीके से होता है। एक जो सिस्टम है वो है न्यूरल सिस्टम, जिसमें एसाब यानी न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा हमने कहा था एंडोक्राइन सिस्टम, याद आ रहा है? दूसरा सिस्टम हमने क्या पढ़ा था? एंडोक्राइन सिस्टम। अब हमने कहा था कि जो न्यूरल सिस्टम है इसमें यहाँ पर न्यूरॉन काम करते हैं, है ना? असबीय काम करते हैं या असबी खलीय काम करते हैं। और हमने कहा कि जब न्यूरॉन काम करते हैं तो न्यूरॉन की वजह से ये होता है कि हमको पॉइंट टू पॉइंट हमको क्या देखने को मिलता है? कोऑर्डिनेशन। यानी हमको नुक्ते से नुक्ता, या हम बोलेंगे ऑर्गन से ऑर्गन, हमारे जिस्म के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में क्या देखने को मिलता है? कोऑर्डिनेशन, रब्त दही। हार्ट अगर काम कर रहा है तो लंग्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। ये सारा काम जो करवाता है किसकी मदद से होता है? न्यूरल सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम के केस में हमने कहा था कि यहां पर जिससे मदद ली जाती है केमिकल से। और वो केमिकल को हम आमतौर पे क्या कहते हैं? हार्मोन। क्या कहते हैं हम उनको? हार्मोन। और हमने कहा था कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या करता है? ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन तो करवाता है, बट इस कोऑर्डिनेशन के साथ वो जो दूसरा बड़ा काम करवाता है वो है इंटीग्रेशन। क्या करवाता है वो? इंटीग्रेशन यानी इश्तराक। तो कोऑर्डिनेशन रब्त दही के साथ साथ वो क्या करता है? इश्तराक। यानी वो ये तो करवा देगा कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ मिलकर काम करेगा, बट उनके अंदर इश्तराक रहेगा, वो मुश्तरक रहेगा। जितना ज्यादा अदर ऑर्गन काम कर रहा उतना ही बाकी के ऑर्गन भी काम करेंगे। इस तरह से वो उसके अंदर क्या मेंटेन करता है? इंटीग्रेशन, इश्तराक, यकजहती। क्या मेंटेन करता है? यकजहती। दूसरा हमने कहा था कि जब न्यूरल सिस्टम काम करता है तो ये बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी से ये काम होता है। जबकि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है जब ये काम करता है तो बहुत स्लो काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जिस्म के अंदर एक केमिकल रिलीज हो रहा है, एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन स्लो स्लो निकलता है। जैसा जैसा हमारी उम्र बढ़ती है वैसा वैसा हमारे जिस्म में ग्रोथ हार्मोन निकलता है। इसकी वजह से हमारी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। यानी हाइट बढ़ने का अमल, लंबाई के बढ़ने का अमल बहुत स्लो हो रहा है। हमारे जिस्म के अंदर मेल और फीमेल है, तो हमारे जिस्म के अंदर मेल में बन रहे स्पर्म, फीमेल में बन रहे एग, है ना? मनी और बैजा। तो ये जो अमल होता है ये धीरे धीरे होता है।
तो ये धीरे धीरे होने वाले सारे प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। बात समझ में आ रही है? तो हमारे जिस्म का जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है तो सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और ये जो अमल अंजाम देते हैं उस अमल के अंदर क्या होता है? बहुत स्लो प्रोसेस होता है। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है? इंटीग्रेशन, इश्तराक, सब मिलजुल कर वो काम अंजाम देते हैं। हमने न्यूरल सिस्टम की जब बात किए थे तो न्यूरल सिस्टम को हमने इसलिए पढ़ा था कि हमारे जिस्म में कोई भी काम फास्ट जब होता है तो क्यों ये काम फास्ट होता है, जल्दी जल्दी क्यों होता है। अब हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं कि हमारे जिस्म में इंडोक्राइन सिस्टम कैसे पूरे जिस्म के अंदर यूनिटी, इश्तराक पैदा करता है, किस तरह से वो धीरे धीरे ये पूरा प्रोसेस करता है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर कौन इन्वॉल्व हो रहा है? केमिकल, जिसका नाम क्या रखा हुआ है? हार्मोन। ठीक है। नाउ अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम हमारा एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ हम पहला जो बाब है वही बात को यहाँ पर है कि जो अज़बी निज़ाम है, ये अज़बी निज़ाम क्या करता है? ये अज़बी निज़ाम मुख्तलिफ अज़ा में एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक क्या करता है? रब्त दही, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। फिर अज़बी रक्त दही जो होती है वो बहुत तेज होती है, मगर बहुत कम अरसे के लिए होती है, यानी ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? प्रोसेस खत्म हो जाएगा। चूंकि अज़बी जो रेशे होते हैं ये जिस्म के तमाम खलियों तक नहीं पहुंच सकते, यानी हर खलिए तक, हर सेल तक नहीं पहुंच सकता। ये ऑर्गन तक जाएगा, टिश्यू तक जाएगा, बट एक एक सेल तक ये नहीं जा सकता। तो अब इनकी जगह कौन लेगा? तो खलियों के अफाल को मुसलसिल रब्त दही की क्या होगी? जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका दिल है, ठीक है, ये दिल के अंदर इतने सारे खलिए हैं, ठीक है। अब दिल के अंदर लंग्स के साथ, ठीक है, ये फेफड़े हैं आपके, कंसिडर करिए, दिल के अंदर फेफड़ों के साथ इनके बीच में तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, बट इसके जो खलिए हैं और इसके जो खलिए, तो इन खलियों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां तक न्यूरॉन पहुंचने वाला, तो फिर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करेगा? केमिकल। कौन करेगा? हार्मोन्स। तो इसलिए कहा जाता है कि खलियों के अफआल को मुसलसिल रक्त दही की जरूरत है, लिहाजा उन्हें मखसूस रक्त दही और रेगुलेशन की जरूरत दरकार है। ये काम किसकी मदद से किया जा रहा है? हार्मोन की। यानी हम ये बोलेंगे कि बाजू वाले का घर, हमारा घर, किसका घर, सबके घरों में कोऑर्डिनेशन है। बाजू वाले का घर, ये घर, और कोऑर्डिनेशन है, बट उस घर में रहने वाले लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। तो ये मोहल्ला या वो प्लेस जिंदा रह सकेगा क्या? नहीं, आज नहीं तो कल वो पूरा क्या हो जाएगा? खत्म। क्यों? क्योंकि असल उस घर की यूनिट कौन है? वो अफराद है, वो लोग है। वैसे ही हमारे ऑर्गन के अंदर असल यूनिट कौन है? सेल। तो सेल अगर जिंदा नहीं रहेगा तो ऑर्गन भी नहीं रहेगा। इसका मतलब सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना भी जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सेल तक न्यूरॉन नहीं जा सकते। इसका मतलब न्यूरॉन के बजाय वहां किसको जाना पड़ेगा? कोई और ऐसा जरिया हो जो वहां तक पहुंच सके, और वो जरिया कौन है? केमिकल। उसी को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। बात समझ में आई ना? अब अज़बी निज़ाम और इंडोक्राइन निज़ाम मिलकर जिस्म के अज़ुयाती अफ़ाल को रब्त दही और उनकी बाकायदगी में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसका मतलब हमारे जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन है, उन ऑर्गन को कंट्रोल करने का, उनके अंदर रब्त दही करने का काम न्यूरल सिस्टम, और उसकी मदद कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। याद रहेगा ना? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन हुदूद और हार्मोन। किसकी बात कर रहे हैं? एंडोक्राइन हुदूद और हार्मोन। इससे पहले भी मैंने एंडोक्राइन हुदूद की बात किया था। इसके मामले में मैंने आपको बताया था क्या कि एंडोक्राइन हुदूद में नालियां नहीं होती, और नालियां नहीं होने की वजह से हमने इसको क्या बोला था? डक्टिलेस ग्लैंड। हमने बोला था कि एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं? डक्टिलेस ग्लैंड। याद आ रहा है? हमने कहा था कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन वो जिसके पास कोई नालियों का निजाम, और उसको अगर अपनी खून की नालियों की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, इसलिए इनको बेनाली हुदूद या उनको क्या कहा जाता है? डक्टिलेस ग्लैंड। नाउ
इनके जो इफराज है यानी इनकी जो सिक्रीशन है, उस सिक्रीशन को क्या बोला जाता है? हार्मोन। हार्मोन की जो खदीम डेफिनेशन थी, जो पहले इसको डिफाइन किया जाता था, वो क्या था? खदीम डेफिनेशन ये थी कि कीमियाई अशिया, हार्मोन क्या है? कीमियाई अशिया है जो कि एंडोक्राइन गुदूद में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? एंडोक्राइन गुदूद। फिर ये क्या होता है? ये खून में खारिज कर दिए जाते हैं। कहाँ खारिज कर दिए जाते हैं? खून में। और उसके बाद ये होता है कि दूर वाक़े हदफी आज़ा तक ले जाए जाते हैं। पहले डेफिनेशन हार्मोन की ये थी कि हार्मोन मतलब वो केमिकल जो किससे निकलेंगे? कौन छोड़ेगा उनको बाहर? एंडोक्राइन गुदूद। कहाँ छोड़ेगा? खून में। फिर खून की नालियां उनको दूर कहीं पर ले जाएंगे जहां पर उसका क्या था? हदफ था, टारगेट था। ये पहली डेफिनेशन थी। नाउ अब ये डेफिनेशन तब्दील हो गई। तब्दील होकर क्या डेफिनेशन हो गई? तीन बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां याद रखना है। हार्मोन किसको बोलेंगे? हार्मोन का मतलब होता है जो गैर मग़ज़ियाती कीमिया है, यानी ये नॉन न्यूट्रिएंट है, यानी ये ग़िज़ा नहीं है। ग़िज़ा का मतलब क्या है? जब भी कोई चीज आप खाते हैं उससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी, एटीपी। ये आपके बॉडी में बनेगा लेकिन इससे कोई एनर्जी नहीं बनेगी। पहली चीज, हार्मोन का मतलब क्या है? गैर मग़ज़ियाती। दूसरा, जो बैनुल क़ल्बी पैगाम रसा। दूसरी चीज क्या है? बैनुल क़ल्बी पैगाम रसा। बैनुल क़ल्बी पैगाम रसा मतलब दो सेल के बीच में, दो सेल के बीच में, यानी इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मैसेंजर। तीसरी बात, ये खफीफ मिकदार में, खफीफ मिकदार में मतलब बहुत कम क्वांटिटी में। तो तीन बातें याद रखना है। पहली बात क्या याद रखना है? गैर मग़ज़ियाती। दूसरा इंट्रासेलुलर। तीसरा स्मॉल क्वांटिटी, लेस अमाउंट में रिलीज किया जाता है। नाउ नई तारीफ मुनज़्ज़म एंडोक्राइन गुदूद में बनने वाले हार्मोन के अलावा कई नई सालमों को अपने हाथे में ले लेती है। पुरानी डेफिनेशन और नई डेफिनेशन में क्या फर्क हो गया? तो नई डेफिनेशन से ऐसी क्या बातें ज्यादा हो गई? नई डेफिनेशन से ये बात हो गई कि हमारे जिस्म के अंदर दो तरह के एंडोक्राइन गुदूद है। एक इंडोक्राइन गुदूद है जिनको कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोला जाता है इनको? ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। और दूसरा है जिसको बोलेंगे हम अनऑर्गेनाइज्ड। क्या बोलेंगे हम इनको? अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज कम, हम ऑर्गेनाइज किसको बोलते हैं? ऑर्गेनाइज किसको बोलते हैं? जो बहुत मुनज़्ज़म हो, जिसकी एक तंजीम हो, उनके बीच में एक दूसरे के साथ रिलेशन हो, रब्त हो, वो एक दूसरे की सुनते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जो इंडिविजुअल है, अकेला अकेला है। इसका मतलब ये हो गया कि पहली डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ कौन से वाले केमिकल को आप हार्मोन बोलते थे? उन्हीं को बोलते थे जो इंडोक्राइन गुदूद से निकलते, जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन हमारे जिस्म में कुछ ऐसे गुदूद भी है जो अनऑर्गेनाइज है, तो फिर उनसे निकलने वाले केमिकल को आप क्या बोलेंगे? हार्मोन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप पहली डेफिनेशन लेते तो अनऑर्गेनाइज्ड वालों को आप हार्मोन, अब आपने क्या कर दिया? डेफिनेशन का स्टाइल चेंज कर दिया। आप कहते हैं कि वो सारे केमिकल जो क्या हो? गैर मग़ज़ियाती हो, जो दो सेल के बीच में काम करने वाले हो, और जो बहुत कम क्वांटिटी में, खफीफ मिकदार में, बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, वो कौन रहेंगे? हार्मोन्स। वो क्या रहेंगे? हार्मोन्स। याद रहेगा? तो इस तरह से अब क्या हो गया? हार्मोन की डेफिनेशन में दोनों भी कैटेगरी आ गई, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। बात समझ में आई मेरी? नाउ अब यहां पर एक कंसेप्ट है, यहां पर देखिए आप कि ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? जैसा यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कौन कौन से ग्लैंड है? सबसे पहले यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर है पीनियल ग्लैंड। दूसरा यहां पर कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। एक ग्लैंड कौन है? पीनियल ग्लैंड है। दूसरा कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद यहां पर कौन है? पैराथायराइड ग्लैंड। दूसरा कौन है? थायराइड ग्लैंड। यहां दिख रहा है। उसके बाद कौन है? एड्रिनल ग्लैंड। और कौन है?
पैनक्रियास। उसके बाद कौन है, अगर फीमेल की बात करें तो ओवरी, मेल की बात करें तो टेस्टिस। इसका मतलब पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, दिस ऑल आर दी ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड, मुनज़्ज़म ग्लैंड। ये सब कौन से हुदूद है, मुनज़्ज़म हुदूद है। ये कौन से हुदूद है, मुनज़्ज़म हुदूद। लेकिन यहां पर कौन से वाले हुदूद के नाम रह गए, जिनको हमने पढ़ा हुआ है कि ये हुदूद है, पर यहां उनका नाम ही नहीं आया। हाँ सही बोले सुफियान, सही जगह हाथ रखा। कौन सा, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का नाम है क्या, तो फिर हम उसको हुदूद बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोल सकते। लेकिन यहाँ अगर पुरानी डेफिनेशन लेते तो नहीं बोल सकते थे। वैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में सिक्रेशन होता है, उसका नाम है क्या यहाँ, किडनी। किडनी से भी हार्मोन रिलीज होता है, याद आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये था कि हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे हुदूद हैं जो अलग अलग जगह से निकलते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे ऑर्गन के बोलने की वजह से नहीं निकलते, इसलिए उनको किसके बाहर रखा गया था, ऑर्गेनाइज से बाहर। इसका मतलब वो कौन हो गए, अनऑर्गेनाइज। तो पहली डेफिनेशन अगर लेते तो इनको हम उसमें हार्मोन नहीं बोल सकते थे, इसलिए दूसरी डेफिनेशन को बनाया गया। और उस दूसरी डेफिनेशन में तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, हार्मोन मतलब गैर मगजियाती कीमिया, दूसरा इंट्रासेल्यूलर, दो खलियों के बीच में काम करने वाले, तीसरा खफीफ मिकदार में प्रोड्यूस होने वाले। याद रहेगा ना। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने हमेशा बोला क्या, कि अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे तो न्यूरल सिस्टम सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। नाउ सेम यहां पर भी ऐसा ही है। अगर हम गैर फिक्री जानदारों की बात करते हैं, गैर फिक्री जानदार मतलब इनवर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, तो उनके अंदर इंडोक्राइन जो निजाम है वो बहुत सादा होता है। क्या सादा का मतलब है कि उसमें सिर्फ चंद हार्मोन ही तैयार होते हैं, यानी कुछ हार्मोन रिलीज हो गए, इसका मतलब कुछ ही ग्लैंड उनके पास है, उनके पास बहुत सारे ग्लैंड नहीं है। ठीक है ना। जबकि फिक्री जानदारों की अगर बात करते हैं, यानी किसकी, वर्टिब्रेट्स, किसकी बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स की अगर बात करते हैं, तो वर्टिब्रेट्स की खास बात क्या है, वर्टिब्रेट जानवरों में कई कीमियाई हार्मोन्स है जो काम करते हैं और रब्तदही क्या करते हैं, फराहम करते हैं ना। इसका मतलब ये है कि जो गैर फिक्री जानदार है, जो इनवर्टिब्रेट है, उनमें भी न्यूरल सिस्टम है, बट बहुत ही सिंपल है, सादा है। जबकि वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। इसका मतलब बहुत सारे ग्लैंड वहां मौजूद है जो मिलकर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। अब वर्टिब्रेट्स में से एक मेंबर मैमल है और मैमल का एक मेंबर कौन है, ह्यूमन, यानी हम इंसान है। इसलिए हम इंसानी एंडोक्राइन निजाम की बात करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई है ऐसा जिसको बात नहीं समझ में आ रही है? फातिमा, अक्सा, फाहमी, आलिया, आयशा, सना, बात क्लियर है बच्चों? आलिया, ठीक। नाउ अब हम बात कर रहे हैं इंसानी एंडोक्राइन निजाम। इंसानों के अंदर कौन सा वाला इंसानी निजाम है उसकी हम बात कर रहे हैं ना। इंडोक्राइन हुदूद की अगर हम बात करते हैं तो हार्मोन्स बनाने वाले नुफूजी बाफ्त खलिए हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं ना। देखिए यहाँ दो बातें, क्या बात यह है कि हमारे पास जो इंडोक्राइन गुदूद है और इंडोक्राइन गुदूद जो होते हैं उससे जो क्या बन रहे हैं हमारे पास, हार्मोन्स। तो ये जो हार्मोन बना रहे हैं वो कौन कौन बना रहे हैं, हार्मोन बनाने का काम एक कर रहा है बाफ्त।
कौन कर रहा है? बाफ्त यानी टिश्यू। और दूसरा कौन कर रहा है? खलिए। और ये बाफ्त और ये खलिए हमारे जिस्म के कहां पर होते हैं? मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं। फिर दूसरी चीज, मजमूई तौर पर ये इंडोक्राइन निजाम की क्या कर रहे होते हैं? तशकील। जैसा खलिए और बाफ्त की अगर हम बात करें, हमने कहा ना गैस्ट्रिक ग्लैंड में अलग अलग खलिए, कौन से वाले? पेप्टिक सेल, चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकस नेक सेल, याद आ रहा है क्या नाम? अलग अलग खलिए की बात किए थे हमने। और इसी तरह से कौन होते हैं? टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारे जिस्म के आज़ा के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल पे मॉडिफिकेशन होती है और वो गुदूद का काम करते हैं, ग्लैंड का काम करते हैं, और वहां से वो हार्मोन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, सिक्रेट करते हैं। ना हमारे जिस्म में कौन कौन से ग्लैंड है जो पूरे जिस्म में फैले हुए हैं? तो हमारे जिस्म में सबसे पहला नाम रखिए हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमारे जिस्म के अंदर कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा कौन है? पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? पीनियल। क्या कौन है? पिट्यूटरी है वो। ठीक है ना। उसके बाद है थायराइड। कौन सा है? थायराइड। और उसी के बाजू में कौन होता है? पैराथायराइड। तो थायराइड और कौन है? पैराथायराइड। ये नाम आप लोगों ने जल्दी जल्दी याद करना है। थायराइड और कौन हो गया? पैराथायराइड। ना उसके बाद कौन हो गया? एड्रीनल। याद आ रहा है एड्रीनल? कहां पड़े थे? किडनी पे, टोपी के जैसा, एड्रीनल। फिर उसके बाद कौन होता है? पैनक्रियास, है ना मंसूर? बुलबुला, पैनक्रियास। देन उसके बाद कौन है? थाइमस। कौन है? थाइमस। देन उसके बाद कौन है? गोनैड्स। कौन कौन से गोनैड्स है? अगर मेल की बात करें तो टेस्टिस, और मादा की बात करें तो ओवरी। अगर आप नर की बात करते हैं तो उसमें है टेस्टिस, और अगर आप मादा की बात करते हैं तो उसमें कौन है? पैसादानी यानी ओवरी। इस तरह से ह्यूमन के जिस्म के अंदर ये सारे हुदूद होते हैं। और ये सारे हुदूद को हम कौन से वाले हुदूद बोलेंगे? मुनज़्ज़म। मुनज़्ज़म एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलेंगे हम इनको? मुनज़्ज़म एंडोक्राइन ग्लैंड। याद रहेगा ना। इनके अलावा कुछ दीगर अज़ा है, मसलन ग़िज़ा की नाली। याद आ रहा है? एसोफेगस, स्टमक की दीवार के अंदर गैस्ट्रिक गुदूद। इसी तरह से हमारा जिगर, लीवर। इसी तरह से हमारे गुर्दे यानी किडनी। इसी तरह से हमारा दिल, कल्ब। दिल से कौन सा हार्मोन निकलता है? याद आ रहा है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था दिल से हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है दिल से? जो किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। पटके देना तुम लोगों को। ANF। क्या नाम था उसका? ANF। याद आ रहा है क्या? ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। मंसूर पटके खाते हैं तुम अब? याद आ रहा है? ANF। तो हमारी ग़िज़ा की नाली, जिगर, गुर्दे, कल्ब, ये सब हार्मोन पैदा करते हैं। और ये सब किसका किसका पार्ट है? अनऑर्गेनाइज, गैर मुनज़्ज़म एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मुनज़्ज़म एंडोक्राइन ग्लैंड ये सारे नाम है, और गैर मुनज़्ज़म एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम है। आने वाले सेक्शन में हमारे जिस्म में मौजूद तमाम अहम एंडोक्राइन हुदूद के मामले में पहले हम उनकी साख्त और फिर उनकी किसकी बात करेंगे? अफ़आल की, इनके फंक्शंस की बात करेंगे। याद रहेगा? किसी को डाउट है? ठीक ना। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमने कहां पढ़े? दिमाग में। कौन से वाले दिमाग में पढ़े? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन? फोर ब्रेन। याद आ रहा है? फोर ब्रेन के अंदर हमने कहा था कि सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। याद आ रहा है? तो हाइपोथैलेमस हम लोगों ने वहां पर पढ़े थे। नाउ ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के अंदर ये वाली जो जगह है देखिए यहां पर, ये है हाइपोथैलेमस।
कौन है? हाइपोथैलेमस। तो ये हिस्सा है देखिए हाइपोथैलेमस का, और उस हाइपोथैलेमस को लगकर दूसरा ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये हाइपोथैलेमस अगले दिमाग का निचला हिस्सा है और जिस्म के कई कामों को क्या करता है? रेगुलेट करता है। यानी हाइपोथैलेमस ये हमारे ब्रेन का जो पार्ट है, ये हमारे जिस्म के बहुत सारे कामों को रेगुलेट करता है। कौन से कामों को रेगुलेट करता है? हमने वहां पढ़े थे, अर्ज, नीड। किसकी नीड? खाने की और पीने की। याद आ रहा है ना? उसको कंट्रोल करता है। तो हमारे जिस्म के बहुत सारे कामों को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। नाउ नाउ हाँ अभी आ रहे सुमरान, हम बस नाउ इसमें क्या होते हैं? इसमें अज़बी इफराज वाले खलियों के कई मजमूए होते हैं जिनको मरकज़े कहते हैं। तब बात को समझो कि ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है, और अगर ये ब्रेन का पार्ट है तो इसका मतलब वहां पर कौन रहेंगे? न्यूरॉन रहेंगे। इसका मतलब वहां पर कौन रहेंगे? वहां पर क्या रहेंगे? अज़बी खलिए। और अगर अज़बी खलिए है और अज़बी खलियों में क्या बन रहा है? केमिकल। यानी क्या बन रहा है? हार्मोन। तो उसको क्या बोल देंगे फिर आप? याद आ रहा है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। उस वक्त अल्फाज बोले थे हमने, हाइपोथैलेमिक। तो अब क्या होता है कि ये जो न्यूरॉन है, जो अज़बी खलिए है, जो किसका पार्ट है? जो हाइपोथैलेमस का पार्ट है, इन न्यूरॉन को यहां पर एक नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या है उनका? न्यूक्लियस। यानी उनको क्या बोला जाता है? मरकज़े। क्या बोला जाता है? मरकज़े। और ये मरकज़े क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से बन रहे हैं, ये हार्मोन क्या करते हैं? ये हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन की तालीफ और इफराज को रेगुलेट करते हैं। यानी ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ये जो हाइपोथैलेमस है जिसके साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये हाइपोथैलेमस सिग्नल करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम क्या करोगे और तुम क्या नहीं करोगे। यानी तुम कब क्या करोगे? इफराज। कब क्या करोगे? सिक्रीशन। कौन सा हार्मोन बनाओगे, कौन सा हार्मोन नहीं बनाओगे, ये डिसाइड कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। किसके अंदर डिसाइड करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। बात समझ में आ रही है ना? ब्रेन का पार्ट कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करने वाले हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। कि पिट्यूटरी ग्लैंड कब सिक्रीशन करेगा, कब नहीं करेगा, कब हार्मोन बनाएगा, कब हार्मोन नहीं बनाएगा, ये डिसाइड करेगा हाइपोथैलेमस। नाउ हाइपोथैलेमस में पैदा होने वाले जो हार्मोन है वो दो किस्म के होते हैं। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को जब वो कंट्रोल कर रहा है तो हाइपोथैलेमस किसकी मदद से कंट्रोल करेगा? वो खुद भी हार्मोन रिलीज करेगा। वो हार्मोन अगर पिट्यूटरी को हम गिनेंगे तो वो पिट्यूटरी को बोलेगी कि उसने क्या करना है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस के पास भी दो किस्म के हार्मोन बनते हैं। कौन से दो किस्म के हार्मोन बनते हैं? एक हार्मोन होता है, इसको कहा जाता है इखराजी हार्मोन। क्या बोला जाता है? इखराजी हार्मोन। दूसरा हार्मोन होता है, उसको कहा जाता है मज़ाहमती हार्मोन। नाउ अब बात को समझो, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और बोला ना, हाइपोथैलेमस के पास क्या बन रहे हैं? हार्मोन। ये हार्मोन कितनी तरह के हैं? दो तरह के हैं। एक हार्मोन का टाइप, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिलीजिंग। रिलीजिंग यानी इखराजी। दूसरा कौन है? इनहिबिटिंग। क्या नाम है? इनहिबिटिंग। इनहिबिटिंग मतलब मज़ाहमती। वो बोलेगा ये काम नहीं करने का, ये करने का, ये काम नहीं करने का। ये डिसाइड करने वाले दो हार्मोन है जो कहां से बनते हैं? हाइपोथैलेमस। बात समझ में आई यहां तक? नाउ अब बात को समझो कि जो रिलीजिंग हार्मोन है, वो रिलीजिंग हार्मोन, उसका नाम रिलीजिंग क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा जो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि तुमने इफराज करना है। यानी वो उसको बोलेगा कि भाई तुम अब इफराज करना शुरू कर दो। और मज़ाहमती हार्मोन मतलब वो हार्मोन जो पिट्यूटरी हार्मोन को जाके बोलेगा कि भाई तुम अब रुक जाओ, स्टॉप,
आगे नहीं बढ़ने का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर दो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलने वाले हैं कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। नाउ मिसाल के तौर पर एक मिसाल है, यहाँ पर किसकी मिसाल है? यहाँ पर एक मिसाल है और बहुत अच्छी मिसाल है। इसके लिए मैं जरा थोड़ी जगह क्लियर कर देता हूँ। हमारे मौलाना के दो हार्मोन के नाम जो बहुत, वो नाम बोलने का मेरे को पहले, वो नाम यहाँ पर है कि फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस है। कौन है? हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस को क्या करना है? ये हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलना है। क्या बोलना है भाई? कि तुम कुछ तो भी काम करो, यानी कुछ तो भी क्या करो? सीक्रेट करो, यानी आप क्या करो? इफराज करो। अब ये जिसका इफराज करवाने वाला वो कौन है? वो किसका इफराज करवाएगा ये अलग बात है। सिर्फ हमको दो के बीच में क्या कनेक्शन है उसकी बात करना है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस यहां पर क्या करता है? हाइपोथैलेमस यहां पर रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करते हैं? गोनाडोट्रोपिन की तालीफ और उसके इफराज के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं? तहरीक देते हैं। इसका मतलब हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाएगा, उस हार्मोन का नाम क्या रहेगा? GnRH। क्या नाम रहेगा उसका? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये? रिलीजिंग हार्मोन। और ये रिलीजिंग हार्मोन का नाम क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसकी वजह से क्या होगा? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करेगा, वो इफराज करेगा। किसका इफराज करेगा? वो इफराज करेगा एक हार्मोन का जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन। क्या नाम है उसका? गोनाडोट्रोपिन। यानी यहां से जो रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा था उसका पूरा नाम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्यों पड़ा? क्योंकि वो क्या निकालने वाला है? गोनाडोट्रोपिन। कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। हाइपोथैलेमस के पास से जो हार्मोन निकल रहा है वो हार्मोन कौन है? रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन मतलब वो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि तुमने इफराज करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या इफराज कर रहा है? गोनाडोट्रोपिन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब गोनाडोट्रोपिन रिलीज कर रहा है, ये किसने बोला? हाइपोथैलेमस ने। तो हाइपोथैलेमस ने जो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया था उसका नाम क्या पड़ गया फिर? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी वजह से पिट्यूटरी ने क्या रिलीज करा था? गोनाडोट्रोपिन। तो रिलीजिंग हार्मोन का नाम अलग अलग होता जाएगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन कि वो पिट्यूटरी को क्या बोल रहा है। बात समझ में आ रही है? पिट्यूटरी को वो क्या बोल रहा है, इसकी बुनियाद पे वहां नाम क्या हो जाएगा? चेंज। मैं उसको आगे और बता रहा हूं ना। अब क्या हो गया? यहाँ जो गोनाडोट्रोपिन रिलीज होंगे मौलाना, ये गोनाडोट्रोपिन अप वाले जिनकी बहुत देर से आप याद कर रहे हैं, कौन से हैं? एक है LH, एक है FSH, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद आ रहा है? हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या होगा? दूसरी तरफ हाइपोथैलेमस से क्या होगा? यहाँ पर इफराज होगा और हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करेगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी को तहरीक मिलेगी। वो तहरीक होगा, एक्टिवेट होगा, एक्साइट होगा, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगा। और वो दो गोनाडोट्रोपिन के नाम क्या है? LH एंड FSH। ठीक है? तो ये जो हार्मोन था हाइपोथैलेमस से निकला, ये हार्मोन कौन सा था? रिलीजिंग हार्मोन। नाउ अब हाइपोथैलेमस से एक और हार्मोन निकल रहा है। वो हार्मोन कौन है? वो हार्मोन है इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन है वो? इनहिबिटिंग हार्मोन। और इस इनहिबिटिंग हार्मोन का यहां पर नाम क्या है? इस इनहिबिटिंग हार्मोन का नाम है सोमैटोस्टैटिन। क्या नाम है उसका? सोमैटोस्टैटिन। क्या नाम रखा हुआ है इसका? सोमैटोस्टैटिन। ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? पिट्यूटरी को जाता है और पिट्यूटरी को जाके सिग्नल करेगा। ये किसको जाके सिग्नल करेगा? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल करेगा। क्या सिग्नल करेगा?
रुक जाओ, इसका मतलब ये जब जाके पिट्यूटरी को सिग्नल करेगा तो पिट्यूटरी से पहले से कुछ तो भी निकल रहा होगा। क्या निकल रहा था पिट्यूटरी से? पिट्यूटरी से पहले से निकल रहा था एक हार्मोन जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा था? ग्रोथ हार्मोन। इसका मतलब यह है कि अगर हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज करा? सोमैटोस्टैटिन, तो पिट्यूटरी को क्या पता चलेगा कि अब उसने क्या बंद कर देना है? ग्रोथ हार्मोन का इफराज बंद कर देना है। तो दो एग्जांपल आपने याद रखना, एक रिलीजिंग हार्मोन की और एक इनहिबिटिंग हार्मोन की, एक मजामती हार्मोन की और एक इखराजी हार्मोन की। बात समझ में आई? तो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा भाई काम करना है, या पिट्यूटरी को बोलेगा भाई काम, जब काम करवाना है तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा, उसका नाम क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। उसका हम रिलीजिंग क्यों पढ़ा? क्योंकि उसके मिलने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड इफराज करना शुरू करता है, रिलीज करना शुरू करता है। दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला? इनहिबिट करना है। क्यों बोला गया? क्योंकि हाइपोथैलेमस से जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो वो पिट्यूटरी की एक्टिविटी को, काम को क्या कर देता है? रोक देता है। इसलिए उसका नाम क्या बन गया? इनहिबिटिंग हार्मोन या मज़ाहमती हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन की एग्जांपल कौन है? GnRH। इनहिबिटिंग की एग्जांपल कौन है? सोमैटोस्टैटिन। और सोमैटोस्टैटिन क्यों, कौन से हार्मोन का सिक्रीशन को रोकता है? ग्रोथ हार्मोन। किसको रोकता है? याद रहेगा। ऑनलाइन वालों को कुछ बात समझी? आलिया, आयशा, मरियम, फाहमी, निकात, फातिमा, इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि दिमाग पे ज्यादा टेंशन लेना नहीं। नहीं तो क्या होता? दिमाग ने ज्यादा टेंशन लिया तो दिमाग क्या करेगा? पिट्यूटरी को टेंशन, हाइपोथैलेमस को टेंशन आएगा, हाइपोथैलेमस को टेंशन आया तो किसको टेंशन आएगा? पिट्यूटरी को आएगा। हाइपोथैलेमस ने सही तरीके से काम नहीं करा तो कौन सही तरीके से नहीं करेगा? पिट्यूटरी नहीं करेगा, इफराज नहीं होगा। नतीजे में हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या शुरू हो जाती है? प्रॉब्लम्स। अभी और आगे हम देखने वाले हैं। इसलिए टेंशन लेने का नहीं, रिलैक्स रहने का, बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करने का कि हम आए थे, क्या होगा, कैसा होगा, 2-3 साल की बिल्डिंग बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, शादी होंगी नहीं होंगी। अरे मंसूर भाई इतना खुश क्यों हो रहे? मंसूर भाई तुमको यहाँ से वहां जाना है वापस? तेलंगाना क्या आंध्रा? आंध्रा। नाउ बात यहां तक समझ में आई। नाउ अब एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो दोनों भी हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यानी किससे बने थे? हाइपोथैलेमस से। तो हम यहाँ क्या कहते हैं? ये हार्मोन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से शुरू होते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस ये जो पार्ट है ये किससे बना हुआ है? न्यूरॉन। कौन से, किससे बना हुआ है? न्यूरॉन। इसके मतलब उसके पास जो खलिए हैं वो सारे खलिए कौन से हैं? न्यूरॉन वाले हैं। इसका मतलब वो जो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं वो असल में कहाँ बन रहे हैं? न्यूरॉन में। जबकि न्यूरॉन में कोई हार्मोन हमने पढ़े क्या अभी तक? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो हम ये कहते हैं कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो खलिए है वो न्यूरॉन है। इसका मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस में हार्मोन बनाने का काम न्यूरॉन के खलिए कर रहे हैं। क्लियर वन? नाउ एक्सॉन से होते हुए इनके अजबी सिरों पर दोबारा क्या करते हैं? इफराज होता है। यानी क्या हो गया कि वो जो खलिए हैं वो खलियों का आखिरी जो टर्मिनल रहेगा वो क्या रहेगा? एक्सॉन। और एक्सॉन का आखिरी टर्मिनल क्या रहेगा? नोब लाइक स्ट्रक्चर। याद आ रहा है ना? और नोब लाइक स्ट्रक्चर पे ये क्या हो जाएगी? ये एक्सॉन के जरिए फिर बाहर खारिज होते हैं। नाउ ये हार्मोन पोर्टल दरूनी निजाम, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि यहां पर ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी दो हिस्से हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। कौन से दो हिस्से हैं? एक हिस्सा होता है उसको कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब और दूसरे को बोला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब।
बात समझ में आ रही है मेरी? हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का ये पार्ट है, उससे जो हमारे लोब निकली हुई है, कौन सी लोब? पिट्यूटरी ग्लैंड की। एक को बोला जाता है एंटेरियर लोब, क्या बोला जाता है? एंटेरियर लोब। और एक को बोला जाता है पोस्टेरियर लोब। आगे का पिट्यूटरी ग्लैंड, पीछे का पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रहेगा ना। अब क्या होता है कि ये हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस से यहां से एक हार्मोन है जो कहां पर आना है? एंटेरियर के पास। और दूसरा जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस से वो कहां पर आना है? पोस्टेरियर के पास। तब सवाल ये आता है कि हार्मोन यहां से डायरेक्ट यहां आता है क्या, या इसको लाने में कोई मदद करता है? क्योंकि हमने कहा कि इंडोक्राइन सिस्टम है, और इंडोक्राइन में अगर सिस्टम होता है तो इसका मतलब खून की नालियों की मदद पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर क्या होता है कि हार्मोन जो होता है वो पोर्टल तरूनी निजाम के जरिए पिट्यूटरी तक पहुंचता है। यानी यहां पर क्या होता है, यहां पर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसको बोला जाता है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। पोर्टल का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना वेब पोर्टल, सुने होंगे ना आपने इंटरनेट पर। वेब पोर्टल, ही पोर्टल काम नहीं कर रहा है, यानी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? एक नेटवर्क होता है, और वो नेटवर्क किससे बना हुआ है? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खून की नालियों से। तो खून की नालियों का एक निजाम बनता है, और वो खून की नालियों का निजाम कहां पर पहुंचता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है, ये कनेक्शन कौन बनाता है? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी हाइपोथैलेमस को जब भी कोई हार्मोन एंटीरियर लोब को देना है तो वो किसमें शामिल करेगा? खून की नालियों में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? दूसरा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट, इसका जो काम है वो बराह रास्त है। किसके साथ बराह रास्त है? हाइपोथैलेमस के। क्यों? क्योंकि यहां पर अज़बी कंट्रोल होता है, यानी यहां से एक न्यूरॉन स्टार्ट होगा और डायरेक्ट इसको कंट्रोल करेगा। यानी यहां पर जो काम होता है ये किसके जरिए होता है? न्यूरल सिस्टम। किसके जरिए होता है? न्यूरल सिस्टम। और ये काम किसके जरिए हो रहा है? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ना बात को दोबारा समझो, हम कह रहे हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड काम कब करेगा कब नहीं करेगा ये डिसाइड हाइपोथैलेमस करेगा। फिर हम ये कह रहे हैं कि पिट्यूटरी के अंदर भी दो पार्ट है, एक है एंटेरियर, एक है पोस्टेरियर। एंटेरियर को भी कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस, पोस्टेरियर को भी कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। लेकिन जब एंटेरियर को कंट्रोल करना होगा तो हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन को जब भेजेगा तो ब्लड के सिस्टम के जरिए भेजेगा, लेकिन जब पोस्टेरियर को भेजेगा तो डायरेक्ट भेजेगा। यानी हाइपोथैलेमस से एक न्यूरॉन इतना लंबा रहेगा कि जो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होके कहां खत्म होगा? पोस्टेरियर पिट्यूटरी गुदूद। तो एक को हाइपोथैलेमस इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है और एक को डायरेक्टली। एक को बिल रास्त कर रहा है और एक को रास्त तौर पे या बराह रास्त तौर पे कर रहा है। बात समझ में आई ना? यहां पर किसी को कोई डाउट है? फातिमा, फाहमी, सना, आलिया, बास, खालिद मियां, सुफियान, मंसूर, मुफ्ती साहब, यहां पर किसी को कोई डाउट है? बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही क्या हो रही है? तो ना इतना स्लो या धीरे धीरे पढ़ाने का मकसद ये है कि एक मर्तबा आपका माइंड यहाँ सेट हो जाए कि एकदम से हम न्यूरॉन से निकल के अब सीधा केमिकल पे आ गए, है ना। बहुत फास्ट हम बढ़ रहे हैं आगे, तो आपको समझने में ये टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको स्लो बढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। कल हम पिट्यूटरी गुदूद की बात करेंगे और पिट्यूटरी गुदूद के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक,
चलिए दुआ में याद रखिए, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेरी आवाज़ भले ही ख़राब है लेकिन आज हम नेक्स्ट लेक्चर दूसरा लेक्चर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।